अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान शाहीन्स की टीम आज मद्दे मुकाबले टॉप एंड T20 के फाइनल में, जहां उनका मुकाबला बहुत ही तगड़ा था। अगर हम देखते हैं एंटी स्ट्राइक, ये वो टीम है कि जो अब तक अपने तमाम मैचेस जीती हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान को भी राउंड मैच में 59 रन से शिकस्त दी थी और आज फाइनल में भी वो 46 रन से मैदान मारने में कामयाब हुए। आज अगर मैं वुड की सेंचुरी को नज़रअंदाज कर दूं कि जिस अंदाज से आज उन्होंने बैटिंग की और 101 रन स्कोर किए 59 बॉल्स को, वही एक बहुत बड़ा फ़र्क साबित हुआ। दूसरी जानिब शावेज इरफान जो एक बड़ी सेंसेशन दिखाई दे रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जूनियर सतह पे, आज वो रन नहीं स्कोर कर सके। आज वो 5 रन बनाकर आउट हो गए पहले ही ओवर में, जिसकी वजह से अब तक जिस तरह की परफॉर्मेंस शावेज की थी और बाकी टीम उनके इर्द गिर्द रन कर रही थी, आज वो देखने को नहीं मिला और पाकिस्तान टीम फाइनल हार गई। लेकिन वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान। मैं इसलिए कहूंगा कि हम अभी रिसेंटली देखें तो इमर्जिंग एशिया कप जीत के आ रहे हैं, तो हमारी जूनियर टीम की कारकर्दगी, फिर ऑस्ट्रेलिया में 6 टीमों के टूर्नामेंट में फाइनल तक जाना एक अच्छी रिवायत ज़रूर हम कहेंगे पाकिस्तान शाहीन्स की ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में, स्पेशली अगर हम देखते हैं। दूसरी जानिब बातचीत चल रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी एशिया कप में। जो इतलात आ रही हैं उनके मुताबिक, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी तो कोई दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त, एक टेक्निकल कमेटी दिखाई दे रही है मिसबाह उल हक साहब की क़यादत में। इतलात यही है कि जो टीम अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए जो 22, 24 और 26 तारीख को खेली जाएगी इसी मंथ की हम्मन टूटा में, और उसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 10 तारीख से प्रैक्टिस का आगाज़ भी कर रही है। पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी इस वक्त उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं। बाबर आजम की बात करूं, कई और क्रिकेटर्स या शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ इस वक्त इंग्लैंड में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा करें, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम चंद ही ऑप्शंस होंगे कि जिन पर गौर किया जा रहा होगा। मोहम्मद रिजवान का मुतबादिल विकेट कीपर कौन होगा? आया एक्सपीरियंस सरफराज अहमद जाते हैं या हारिस को पर जाती है सिलेक्शन कमेटी? लेकिन इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी उनमें आखिरी अयाम में तो सिर्फ हारून रशीद साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी रह गए थे। बाकी तो जितने हमारे फॉरेन कोचेज़ हैं वो तमाम के तमाम ही सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और बाबर आजम से भी राय ली जाती थी। लेकिन इस वक्त सिलेक्शन कमेटी नहीं है, तो सिलेक्शन कमेटी हो सकता है अगले 2-3 दिन में अनाउंस कर दी जाए। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी के साथ कोचेस का रोल क्या होगा? ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं, क्योंकि इससे पहले तो नजम सेठी साहब के दौर में कोचेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैसियत हासिल थी। ख़ासकर मिकी आर्थर के आने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। कई सारे उनके फ़ैसले भी इसी तरीके के दिखाई दिए। और फिर जिस तरह के मामला ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब के माजी में भी रहे, अब भी रहे, अगर खुदा न खास्ता श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में कुछ 19-20 परफॉर्मेंस हो जाती, तो क्या ये कोचिंग स्टाफ एशियन गेम्स, एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए बरकरार रहता? कई सवालात हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक भारत में भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है। उनके कुछ त्यौहार हैं मजहबी, जिसकी वजह से मामला तय नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक जो बात का हतमी शेड्यूल है वो भी अनाउंस नहीं किया गया। वो कहाँ पर है, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो टॉप क्लास जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स के शुमार होते हैं उनमें वो शामिल है। मेरे हर दिल अजीज़ उस्ताद अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब। इस जानिब आ जाता हूँ तो बहुत बड़ा रोल इस फैमिली का ग्रेट एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब की सेहत के लिए अक्सर हम दुआ करते रहते हैं, क्योंकि जो खूबसूरत बैटिंग उन्होंने करके दिखाई थी उसको हमने भरपूर किस्म का एंजॉय किया। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, साइड मैचेस भी खेले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन कोचिंग से लेके क्रिकेट एनालिस्ट तमाम काम कर रहे हैं। ज़हीर अब्बास भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, अमेरिका में क्रिकेट भी देखते हैं, इसके साथ साथ कई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। CEO हैं राजपूत ग्रुप के। इसके साथ साथ बैका, बैतुल माल एंडोरमेंट ऑफ कंटिन्यूस चैरिटी एसेट्स एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट डायरेक्टर एट बैतुल माल USA। नईम भाई, हमारे चौधरी नईम इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच नईम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप हमारे शो में फिर अपीयर हो गए, थैंक यू। मैं सीधा माजिद भट्टी साहब से ज़रा कुछ बातें कर लूँ, वो एक तकरीब में मौजूद हैं, तो आप थोड़ा सा टाइम हमें भट्टी साहब का मिल पाएगा। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदद किया और आपके मेहमानों को भी मेरा सलाम। जी
नहीं भट्टी साहब, हमारे लिए ऑनर है आपसे बात करना। भट्टी साहब, ये सबसे पहले थोड़ा सा ज़रा टीम सिलेक्शन पे बात कर लेते हैं। अब सिलेक्शन कमेटी क्या होगी? क्या यही टेक्निकल कमेटी सिलेक्शन करेगी? और कोचेस का रोल क्या होगा? क्योंकि इससे पहले नजम सेठी साहब के दौर में कोचेस का रोल सबसे इम्पोर्टेंट था। देखिए नसीम, सिलेक्शन कमेटी जो पिछले दिनों नजम सेठी साहब के दौर में काम कर रही थी, उसमें मिकी आर्थर जो डायरेक्टर क्रिकेट थे वो थे, ग्रांट ब्रैडबर्न थे, आपके हरदल अजीज दोस्त हारून रशीद वो उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे, और इसके अलावा कप्तान बाबर आजम से मशवरा किया जाता था। लेकिन अब सिर्फ एक चेंज कल होने जा रही है। कल इंजमामुल हक की मुलाकात है अशरफ से। उसके बाद जो मेरी इत्तलात है कि इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर बन जाएंगे और बाकी सिलेक्शन कमेटी वही होगी, और 10 तारीख को जुमेरात को जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की 2 सीरीज के लिए टीमें अनाउंस होनी है। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस के लिए जो टीम सिलेक्ट होगी वही टीम फिर एशिया कप में पार्टिसिपेट करेगी, और जब एशिया कप खत्म होगा उसके बाद फिर जो टीम सिलेक्ट होगी वो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होगी। बट साहब, जैसे आपने बात कही कि इंजमामुल हक साहब के साथ कोई सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स नहीं होंगे, बल्कि जिस तरह हारून रशीद साहब थे ये रोल मिलेगा। वैसे आपने मेरे दोस्त की बात की, मेरे दोस्त ने जितनी टीमें सेलेक्ट की थी भट्टी साहब, सारी जीतने में कामयाब हुई हैं। लेकिन उन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट करवा दी अफगानिस्तान की। ये तीसरे दर्जे की टीम से पाकिस्तान को हरवा दिया, पाकिस्तान के 5 प्लेयरों को रेस्ट करवा दिया हारून रशीद ने। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, ये जो अपना इंजमामुल हक साहब के साथ कोई सिलेक्शन कमेटी के अरकान भी होंगे, या जैसे हारून रशीद साहब थे, आपने फरमाया कि इंजमामुल हक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी और बाकी जितने भी कोचेज हैं वही सिलेक्शन पैनल का हिस्सा होंगे? देखिए नसीम, अभी तक कुछ पिक्चर क्लियर इसलिए भी नजर नहीं आ रही है कि आप देखें कि क्रिकेट बोर्ड खुद मुश्किल में है। अगले 3 दिन में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी टर्म पूरी हो रही है, केयर टेकर सेटअप मुल्क में आ रहा है, और कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो फौरी तौर पर नहीं है, फरवरी मार्च तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो अब अगला सवाल ये है कि क्या ज़का अशरफ साहब, जिनकी मैनेजमेंट कमेटी 4 महीने के लिए बनी है, क्या वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करेंगे, इलेक्शन हो पाएंगे पीसीबी में, या फिर इसी तरह पूरी सेटअप क्रिकेट बोर्ड में चलता रहेगा? मेरा ख्याल अभी इस पोजीशन में क्रिकेट बोर्ड नहीं है कि तमाम बड़े शॉट्स खेल ले। तो पहले तो देखें, पहले इन्होंने यही आते ऐलान किया था, बल्कि इनके कुछ ऐसे तर्जुमान हैं जो ऑन पेपर नहीं है लेकिन गैर ऐलानिया तर्जुमान जो है, उन्होंने अनाउंस किया था कि मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न, इवन रेहानुल हक मैनेजर जो थे, इन सबको फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन जब श्रीलंका में पहला टेस्ट गॉल में जीते, फिर दूसरा टेस्ट कोलंबो में इनिंग्स और 222 रन से जीते, तो केस और मजबूत हो गया इन लोगों का। तो मेरे ख्याल में अब क्रिकेट बोर्ड उन्होंने यू टर्न लिया, और अब वो कह रहा है कि ये जो कोचेज हैं ये तो तब्दील नहीं होंगे, लेकिन जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, जिसमें मैनेजर, एनालिस्ट और दूसरे लोग हैं, उनमें शायद तब्दीली आ जाए। तो जो सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड कप तक सिलेक्शन कमेटी का यही तरीकेकार रहेगा, लेकिन इंजमामुल हक को जितना आप जानते हैं, जितना मैं जानता हूं, कि वो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, वो अपनी मर्जी की टीम लेकर आएंगे सिलेक्शन में भी। तो अब देखना है कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो कल जो इंजमामुल हक की मीटिंग होगी चेयरमैन के साथ, क्योंकि 3-4 दिन पहले जब वो मिले थे तो उन्होंने कुछ टाइम मांगा था कि मुझे सोचने का टाइम दें, फिर मैं आपको मंडे को आके बताऊंगा। तो कल दोपहर में मीटिंग है ज़का साहब से, उसके बाद देखें कि इंजमाम, अभी तक तो सुनने में आ रहा है कि इंजमामुल हक की चीफ सिलेक्टर है, तो देखना है कि इंजमामुल हक अगर आते हैं तो किन शराइत के साथ आते हैं। बट साहब, ज़का अशरफ साहब ये 4 महीने मुकम्मल होने के बाद भी कंटिन्यू करेंगे, क्या कह रहे हैं आपके जराए? क्योंकि इंटरिम सेटअप अगर तवील होता है तो शायद फिर उनकी मर्जी चलेगी, वो अपना बंदा लाएं। देखिए, नजम सेठी साहब जो सबसे बड़ा उन्होंने एक गलत काम किया कि वो इलेक्शन नहीं करवा सके 7-8 महीने जितने अरसे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे। शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि पीएमएलएन की हुकूमत है, मुझे तो कोई हिला नहीं सकता, तो वो इलेक्शन करवाए बगैर चले गए, और उसके बाद वो पीसीबी चेयरमैनशिप से भी हाथ धोना पड़ गया उनको।
अब जका अशरफ साहब के लिए और मुश्किल सूरत हाल है कि पाकिस्तान के मेरे ख्याल में 4 हाई कोर्ट्स में उनके खिलाफ डिफरेंट केसेस चल रहे हैं, और जो सबसे बड़ा केस है वो केस ये है कि जका अशरफ की जो तालीमी काबिलियत है वो ऐसी नहीं है कि वो पीसीबी के चेयरमैन बन सकें। एज पर पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन जो 2014 का आइन है, जो अभी जिसमें डिपार्टमेंट से बहाल हुए, उसके मुताबिक ग्रेजुएट होना जरूरी है पीसीबी चेयरमैनशिप के लिए। लेकिन जका अशरफ साहब की जो तालीमी काबिलियत बताई जाती है वो इंटरमीडिएट है। तो कुछ टेक्निकल मसाइल हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो खासे मुश्किल में है। लेकिन अब देखना है कि जो इंटरम सेटअप आता है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनको कितना वो टाइम देते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मुझे तो फौरी तौर पर पीसीबी के इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल ऐसी सूरत-ए-हाल भट्टी साहब बिल्कुल दिखाई दी। भट्टी साहब, अगर हम अपनी ओडीआई टीम देखें तो खासी एस्टेब्लिश दिखाई देती है। ये पता है कि हमें मोस्टली कौन से 11 खिलाड़ी होंगे, लेकिन 16 खिलाड़ी या 15 खिलाड़ियों ने जाना है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें 2 विकेट कीपर तो होंगे। क्या आपके सोर्सेज कह रहे हैं सरफराज के एक्सपीरियंस पे रिजर्व विकेट कीपर के लिए इन्हिसार होगा या हारिस? देखिए, हारिस T20 के लिए तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में 50 ओवर की क्रिकेट के लिए सरफराज को ले जाना पड़ेगा। और खास तौर पर इंडिया में जहां पर स्पिन पिचेस होंगी, आपको पता है कि सरफराज स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो अगर कोई मेरा ख्याल में अनहोनी नहीं होती तो मुझे तो मोहम्मद रिजवान के साथ सरफराज रिजर्व विकेट कीपर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये दिखाई दे रहे हैं। भट्टी साहब, एक जाते जाते एक आखिरी सवाल, ये माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल करने का भी कोई मीडिया रिपोर्ट्स में हम देख रहे थे, ऐसा कोई प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्योंकि मोस्टली लड़के नहीं खेले इंडिया में। नजीम, अभी आप जहीर भाई की बात कर रहे थे। जहीर भाई ने जब डेब्यू किया 69 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में, और उसके बाद जब दूसरा टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड में खेला, तो अपनी दूसरी टेस्ट इनिंग्स में 274 रन बना दिए। तो उस वक्त तो कोई माहिर नफ्सियात नहीं था। इवन सगीर अब्बास जिस जमाने में पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के साथ टूर करते रहे और फिर PIA के साथ खेलते रहे, तो उस वक्त भी कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे। ये तो बस देखिए, अब नए नए लोग मुतारिफ करवाना शुरू हो गए। असल जो है ना, असल गेम उन्हीं लोगों ने खेलना है जो 11 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर होंगे। मुझे याद है जनरल तौकीर ज़िया भी एक माहिर नफ्सियात को लेकर आ गए थे। वो क्या करते थे कि एयर कंडीशन कमरों में लाइटें बंद करके म्यूजिक सुनाते थे, जिसमें जो एक फेमस गाना था नच पंजाबन नच, वो चलाया करते थे। और मकबूल बाकरी नहीं, मकबूल बाकरी तो अपने जका साहब के दौर में आए। कोई और साहब से मैं नाम भूल गया, ये जनरल तौकीर ज़िया के दौर में 2002-2003 में। तो आई विटनेस बताते हैं कि जब लाइट्स ऑन होती थी तो बहुत सारे लड़के उस ठंडे कमरे में सो रहे होते थे। तो ये माहिर नफ्सियात टीम के नतायज को चेंज नहीं कर सकता। नतायज को 15-16 प्लेयर्स में ही चेंज करना है। तो आप जितने भी माहिर नफ्सियात रख लें, जितने भी कोचेज ले आए, उससे फर्क नहीं पड़ना। असल जो है वो जब 11 प्लेयर अंदर जाएंगे, उन्होंने जो परफॉर्म करना है वही टीम को उठा सकते हैं, वही गिरा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भट्टी साहब। और फिर हमारे यहाँ तो माजी में बड़ा मजाक रहे कि अगर माहिर नफ्सियात को ने प्लेयर्स को देख लिया या उनको दिखा दिया तो फिर माहिर नफ्सियात को किसको दिखाएंगे? हमारे प्लेयर्स तो इस तरीके के। जी, जो वुमेन्स टीम के हेड कोच हैं वो भी सुना है साइको ही हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, हमारे पाकिस्तान में कोई भी आता रहे। भट्टी साहब, वुमेन्स टीम के हेड कोच सगीर भाई ने बताया साइको है। भट्टी साहब जी नसीम, भट्टी साहब, सगीर भाई ने बताया कि वुमेन्स टीम के हेड कोच कोई साइकी है, कुछ साइको प्रॉब्लम है। इसका ग्रांड ब्रैडबर्न की बात कर रहे हैं? नहीं, वुमेन्स टीम के मार्कूल्स। देखें, जलालुद्दीन को किसी दिन आप लाइन पे ले लें तो जलालुद्दीन आपको बेहतर कहानी बताएंगे, जिनको मारने के लिए दौड़े थे मार्कोल्स। मैं कह रहा हूँ कि माहिर नफ्सियात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर में ज्यादा जरूरत है। भट्टी साहब जिंदाबाद। भट्टी साहब, नवेद अकरम चीमा आ रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए मैनेजर? नहीं, मेरी इत्तलात है कि नवीद अकरम चीमा तो नहीं आ रहे, लेकिन चीमा साहब जैसा
तगड़ा, दबंग और डिसिप्लिन वाला मैनेजर, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत है। ऐसे लोग माजी में भी हमने देखा है कि जहीर भाई पाकिस्तान टीम के मैनेजर रहे, जावेद बरकी साहब मैनेजर रहे, नवीद अकरम चीमा, तो मेरा ख्याल ये बड़े लोग हैं। ऐसे लोगों की पाकिस्तान क्रिकेट को जरूरत है जो प्लेयर्स को डिसिप्लिन कर सके। थैंक यू वेरी मच द वन एंड ओनली अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं तो भट्टी साहब ने बहुत सारी बातें की, जरा रखेंगे अपने गेस्ट के सामने। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज 22, 24 और 26 तारीख को 3 मैचेस खेले जाएंगे ओडीआई के, और यही प्रिपरेशन का हिस्सा होगा। 27 तारीख को टीमें पहुंचना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान और श्रीलंका फिर एशिया कप की मेज़बानी करेंगे। तो कोई टाइम ज़्यादा नहीं है, इसी वजह से जो टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी वही एशिया कप में खेलेगी। सगीर भाई, गुड डिसीजन। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस भी होगा, खेलेंगे। वैसे माशाल्लाह हमारी टीम वैसे बहुत अच्छी नज़र आ रही है ऑन पेपर भी, और जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में भी आपने देखा। चले माना कि टीम इतनी अच्छी नहीं थी न्यूजीलैंड, उस दिन हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि टीम उनकी इतनी अच्छी नहीं थी। इस बार जो 1-2 प्लेयर थे वो भी इतने फॉर्म में नज़र नहीं आए थे श्रीलंका के, लेकिन माशाल्लाह से अभी हमारी टीम स्टेबल लग रही है। और आपको भी पता है कि ये जो 10-11 लड़के खेलेंगे ज़्यादातर वही खेलेंगे, और सरफराज का भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह, क्योंकि सरफराज को होना चाहिए, सरफराज को होना चाहिए। वही जैसे माजिद भट्टी साहब ने बोला, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं वो, और टीम को उठा के रखते हैं। हारिस ज़रा भी यंग है, उनका थोड़ा सा जज्बात ज़्यादा है, बहुत जल्दी करते हैं, पहली बॉल से क्रॉस मार देते हैं, जो कि T20 का में तो चल जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता वनडे में वो इतने अभी फ़िलहाल सूटेबल साबित होंगे इंडिया की कंडीशंस में। हाँ, जहाँ पे गेंद बल्ले पे आ रहा हो, ऊंचा आ रहा हो, फिर तो वो उनके लग सकते हैं, लेकिन जहाँ पे गेंद अगर टर्न होता है तो फिर तो सरफराज को ले जाना चाहिए। लेकिन आजकल मैंने ट्रेंड देखा, ज़्यादातर बैटिंग विकेट्स बनती हैं वनडे में भी, तो उसमें भी सरफराज ही आप सूट करते हैं हर जगह से। और लेकिन बस उम्मीद यही है कि हमारी टीम जो भी बनेगी अफगानिस्तान से भी इंशाल्लाह जीतेंगे ये लोग, क्योंकि एक दे कम्बिनेशन होता है, जब आप विनिंग पोजीशंस पे आके जीतते रहते हो ना, अच्छे मैचेस जीतते हो, तो आपकी एक लाइन बन जाती है कि मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है प्लेयर्स को कि कैसे खेलना है, क्या खेलना। और इंडिया में खेलना जाके जज्बात में होते हैं हमारे प्लेयर, हमेशा कभी भी इतना बुरा नहीं खेले वो। इंडिया जब इधर आता है वो बहुत प्रेशर में होता है, लेकिन पाकिस्तान हमने वाहिद मुल्क देखा है जो इंडिया में जाके इतना प्रेशर नहीं लेता। हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन वो प्रेशर नहीं लेते। तो मोस्टली वहीं से तो आए हुए हैं, तो यही तो मसला है। नहीं भाई, अगर बात करें तो वो अब वहाँ जाके क्या प्रेशर ले रहे होंगे। आप देखिए ना, अब भी अगर हम देखते हैं तो नफरतें पैदा हो गई इन्हीं 2 ममालिक के दरमियान में, कि जिनको सारी दुनिया खेलता हुआ देखना चाहती है, और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। हमने हमेशा बहुत अच्छे अंदाज से दोस्ती के तरीके से, अभी भी देखे हमारी वो एशिया कप खेलने नहीं आए, हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आज भी प्रेस रिलीज जारी किया। हमारी टीम वैसे लग रहा है आपको मुतवाज़िन है, और जो सरफराज अहमद की बात कर रहे हैं सब लोग के एज ए सेकंड विकेट कीपर, क्योंकि वो भी इक्वली रिजवान है उस कंडीशन के लिहाज से। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली सरफराज सीनियरिटी के हिसाब से भी देखें तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इंडिया में जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक इंडिया में एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप इंजमामुल हक को देख लें, 2005-6 की बात है, जो हमारे वहाँ पे वनडे और टेस्ट की सीरीज़ चली थी, तो आखिरी चौका भी इंजमामुल हक ने लगाया था। तो सीनियरिटी बाकी पूरी टीम थी, सारी सीनियर टीम नहीं थी, लेकिन जूनियर्स भी थे, सीनियर्स भी थे। 2005 में जी, और मैं पूरा टूर कवर किया था, मैंने 16 शहर गए थे उस वक्त हम इंडिया। बिल्कुल। तो आप फिर ज़्यादा सच्चे समझ रहे हैं कि मैं किस बात की कर रहा हूँ। टीम के अंदर मुतवाज़न अच्छा है, और मेरे ख्याल से जो अभी टीम की एक दूसरे के साथ वो होता है ना, आप जब इकट्ठे रहते हैं तो एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, तो वो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, ये जो खासकर ये जो बात की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे हमारी टीम उसी वक्त अच्छा खेलते हुए हमने देखा है जब हम आहंगी हो और कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं कर रहा हो, और वरना तो हमने यहाँ पे कप्तान के खिलाफ हल्फ भी उठते हुए देखे, हमारे खिलाड़ियों ने ही उठाए हुए। सगीर भाई, ये एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है कि खिलाड़ी एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। जी, जिस तरह हम देखते हैं ड्रेसिंग रूम में जेल होके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तालियां जैसे बजी होती हैं, किसी भी अच्छी परफॉर्मेंस पे, ख़राब परफॉर्मेंस पे भी आप बैक कर रहे होते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही प्लेयर को उस वक्त होती है जब वो गंदा परफॉर्म कर रहा हो। उस वक्त जब आप उसको बैक करेंगे तो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब मैं 100 कर रहा हूँ, मैं 5 आउट कर रहा हूँ, मुझे किसी की बैक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता हूँ, तो वो टाइम होता है। लेकिन बहुत अच्छे हम जेल हुए में माशाल्लाह से, कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। बस ये है कि देखें, ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आती है, जैसे
बताया इंजमाम उल हक आ रहे हैं, वो कहीं अगर एक दो प्लेयर इधर उधर से और ना ले आए और टीम का कॉम्बिनेशन ना खराब करे, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा ये सेटबैक क्या बात की आपने, कॉम्बिनेशन खराब ना करे, कोई दिल से बोले आप, वैसे अंदर से आवाज आई है नहीं, ये। वो सबको पता है ना कि होता है, हमारे मुल्क में एक टीम अच्छी जा रही होती है, सबके अपने अपने अलग अलग दिमाग है। लेकिन आप कोई भी हुकूमत आती है तो सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, वो इतना जो भी काम कर रहा होता है, कम से कम एक सीजन अगर एक साल के लिए बनाए, कोई भी हुकूमत है, कम से कम वो तो रहे। आप अभी देखे ना क्या हाल हुआ, किसी को ही नहीं पता कि कौन सिलेक्ट कर रहा है, चेयरमैन साहब का कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो आपकी टीम, शुक्र करें इस वक्त जेल है, अगर टीम आपकी जरा सी भी 19-20 होती तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं जाती। लेकिन आपके लड़के इस वक्त इतने जेल हुए हैं कि वो मैनेजमेंट और इधर उधर नहीं देख रहे, तो इसलिए मुझे उम्मीद है। लेकिन ये है कि कम से कम भी अगर जो भी आए, जैसे रमीज राजा बहुत अच्छा चला रहे थे, नजम सेठिया चले, वो चला ही रहे थे, जैसा भी चल रहा था बहुत अच्छा चल रहा था, शकील शेख बड़े मेहनती आदमी है, बहुत अच्छा चला रहे थे, हर चीज अच्छी चल रही थी। फिर अचानक से ये आ गए, तो जब तक आप एक टाइम नहीं देंगे, चाहे कोई भी हुकूमत आए, आप काम नहीं कर सकते, जो कि और बोर्डों में भी होता है। बिल्कुल सही बात है, टाइम तो मिलना चाहिए। आप इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। नहीं भाई, जो सगीर भाई ने बात की कि हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी चेंजेस होती है, इवन कि वही चेयरमैन होते हैं, क्रिकेट बोर्ड होते हैं, वो अगले साल डोमेस्टिक सीजन में फिर चेंजेस हो जाती हैं, फिर तीसरे साल जो टूर्नामेंट होता है फिर चेंजेस हो जाती हैं, 3 साल अगर वही चेयरमैन रहे, तो हम ऐसी पॉलिसी या तो हमने पहले साल गलत बनाई थी, या दूसरे साल गलत बनाई थी, या तीसरे साल गलत बनाई थी। तो ये चेंजेस किस वजह से, और सगीर भाई ने जो अभी पॉइंट आउट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो कि आप 2 लड़के नए आ जाएंगे तो फिर अगर अपनी पसंद के आ गए फिर कहाँ जाएंगे। एक्चुअली पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो ट्रांसपेरेंसी की है। मैंने बहुत प्रोग्राम्स में सुना भी है, और इस चीज़ को आपने बहुत दफ़ा कवर भी किया होगा कि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी आई, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस? वो प्रोसेस है क्या? वो कौन से नंबर्स दिए जाते हैं, कौन से स्किल सेट को काउंट किया जाता है, कौन सी डिसलेक्शन के लिए आपके पॉइंट्स लिए जाते हैं, नोबडी नोज। तो जितना ये वुमेन्स क्रिकेट को जानते हैं ना, यही दिखाई नहीं देते, बाकी सारी दुनिया मुझे वहां दिखाई दे रही होती है, जिन्हें शायद वुमेन्स क्रिकेट का डब्ल्यू भी नहीं पता है। मैं बिल्कुल सच्चाई से आपको कह रहा हूँ, ये नहीं दिखाई देते, ये मेरिट है। बिल्कुल। तो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस होंगे, और इन क्वेश्चंस का हम सब डिबेट कर सकते हैं आंसर्स, लेकिन आंसर नहीं मिलेगा। जहाँ तक जो हम पहले बात कर रहे थे कि जितनी पाकिस्तानी टीम हमांगी है इस टाइम पे, उतनी इंडियन टीम जो है वो थोड़ी सी कशमकश में है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। इट कैन बी एडवांटेज फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। कोहली और उनके कप्तान रोहित शर्मा का मामला जो है ना, वो इंडिया को फंसा तो रहा है। पूरी टीम उनकी बैलेंस नहीं है इस टाइम। सिलेक्शन प्रॉब्लम हो रही है, टीम उनकी जो भी कह लें, टीम तो उनकी अच्छी है, उनके पास इतना टैलेंट है और इतने लड़के हैं उनके पास। अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा सिलेक्शन कमेटी को किसको कहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं या किसको कहाँ खिलाना है। उनको प्रॉब्लम ये भी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपका बेंच अच्छा हो तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस बनाना मुश्किल हुआ है इस वक्त पड़ोसी मुल्क के लिए। लेकिन शायद ये बैलेंस खराब होने की और भी बहुत सारी वजूहत दिखाई देती है। उनमें अगर एक वजह मैं देख लेता हूं तो फिर लोग कहते हैं कि जो मामलात रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान रहे, उसने उनकी टीम को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। अल्लाह करे हम तो एज ए पाकिस्तानी ये कहें, वर्ल्ड कप तक तो ये ताल्लुकात इसी तरीके से रहे, क्योंकि हमने वहीं जाके वर्ल्ड कप खेले। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा नईम भाई से पूछेंगे कि बैका अमेरिका में क्या काम कर रहा है, उसका पाकिस्तान में क्या रोल है, जरा जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान की सीरीज, बहुत ही तगड़ी सीरीज होती है। अब अफगानिस्तान शायद हमें उतना ही लड़ने लगा है जितना भारतीय टीम पाकिस्तान से लड़ती है। मुकाबले का एक प्रेशर होता है पाकिस्तान पे, जो मेरे ख्याल है शायद भारत के बाद अगर किसी टीम को पाकिस्तान सबसे ज़्यादा झेलता है वो प्रेशर, वो अफगानिस्तान है। हैरान कुन तौर पर दोनों पड़ोसी ममालिक का। सगीर भाई ये एक वाकई हकीकत है, हम ऑस्ट्रेलिया से इतना प्रेशर नहीं लेते, इंग्लैंड से इतना प्रेशर नहीं लेते, वो टीमें बहुत तगड़ी हैं, हमें पता है ऑन अ डे हम खेल गए तो हम भी हरा देंगे। लेकिन अफगानिस्तान का कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर है, और ये सीरीज मेरे ख्याल है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी बिफोर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। नहीं बिल्कुल, देखें क्योंकि जज्बात आपको पता है, जो जो इंसिडेंट हो चुके हैं इंग्लैंड में भी, वर्ल्ड कप में इधर उधर, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, प्रेशर उससे भी आता है। और फिर अब थोड़ा सा इसलिए कम होता है, जितना आप क्रिकेट साथ खेलेंगे थोड़ा प्रेशर कम होगा। वो थोड़ा जज्बाती ज्यादा हो गए होते हैं, और उनके प्लेयर भी अब पहले से बहुत अच्छे हो गए, जो डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं। यकीनन जब डिफरेंट लीग इतने अच्छे प्लेयरों के साथ खेलेंगे तो फर्क तो पड़ेगा। पहले ये था कि खेलते थे वो, उनके स्पिनर्स पहले भी बहुत अच्छे थे, बैटिंग में अभी भी उनके कुछ जगह हैं ऐसी, लेकिन
जैसे गुलबाज और एक दो प्लेयर आ गए हैं, तो इस वजह से फर्क पड़ता है कि बहुत अच्छे स्पिनर्स हमारे प्लेयर फिर भी थोड़ा सा मैंने देखा वीक हैं अच्छे स्पिनर्स को खेलने में। खजर बाबर कम जरा सा गेंद अंदर आया जिस पे हम डिपेंड बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, वो फंस रहे हैं उस क्या वजह क्या है? एज ए बैट्समैन बताएं तो सही, थोड़ा स्वीप नहीं आता उन्हें मारना, जैसे सरफराज निकाल जाते हैं इस गेंद को, उस पे फंस रहे हैं। चाहते हैं कि मैं पूरा खेलूं, अपनी टीम को लेके चलूं, तो जितना आप देखिए और प्लेयर देखें वो क्रॉस भी मार देते हैं, इधर उधर मार, वो लग जाते हैं। जब आदमी सेट हो जाता है तो शुरू में जब वो आगे खेलने, अब पहले वाली क्रिकेट तो नहीं रही, हम बैट एंड पैड खेलते थे, हमें आउट नहीं दिया जाता था। अब तो रिव्यू ले लेते हैं, आपको स्ट्रेट लाइन में आ गया तो आप आउट हो गए, तो उससे फर्क पड़ गया। तो जरा थोड़ा सा लेट जज करते हैं, जब सेट होने के बाद फिर उनको अगर शुरू में कोई इस तरह का बॉलर आ जाए जो जिसकी गेंद अंदर आती है, अंदर आने वाली गेंद में स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलर पे भी एक आधा आउट हुए हैं, लेकिन वो इतना इशू नहीं है उनके साथ। लेकिन स्पिनर्स पे थोड़ा सा वो शुरू में लगता है नया बॉल पे लेजी आते हैं, वो समझते हैं कि बल्ले पे ही आएगा, वो जब गेंद अंदर आ जाता है, ऐसे अमाद करते हैं, अमाद वसीम उनकी भी गेंद अंदर आती है, उस किस्म के बॉलर उनके लिए खतरनाक है, क्योंकि थोड़ा सा शुरू में ये वाली चीज नोट तो कर ली होगी इंटरनेशनल टीमों ने। बिल्कुल करते हैं, आप एक्सपोज तो हुए हैं, लेकिन वो भी मेहनत करते हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है इंशाल्लाह। अच्छा, आप कराची के प्लेयर्स को मैंने देखा स्वीप शॉट ज्यादा अच्छा खेलते हुए, आप इंजमाम बहुत अच्छा स्वीप शॉट खेलते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जावेद भाई को मैं देखता हूँ, ज़हीर भाई खेला करते थे, ज़हीर भाई थोड़ा स्वीप कम खेलते, जावेद भाई बड़ा अच्छा स्वीप खेला करते थे। बाकी हमारे जितने कराची के मोस्टली बैट्समैनों को हमने अच्छा स्वीप खेलते हुए देखा। मोइन खान खेलते थे, उनके साहबजादे भी बैठ के मार देते हैं। जी। तो कहने का मकसद ये बाबर आजम को थोड़ा सा स्वीप शॉट के अंदर काम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ना, पहले सीमेंट विकेट होती थी तो कराची के लड़के तेज बॉलर पे ज्यादा अच्छे होते थे, तो सीमेंट थोड़ा स्पिनर्स पे उस वक्त वीक होते थे। लेकिन अब जितनी भी विकेटें हैं, बड़ी टर्निंग विकेट होती है, आप किसी भी एक आध ग्राउंड के लिए कराची में चले जाएं, बड़ी ब्रेक विकेट्स होती हैं, तो उसमें आपने सीधा मिड ऑन मिड ऑफ मारना इतना आसान नहीं होता, या कवर मारना, तो फिर उसमें आपको दूसरा शॉट आपके पास तो रिवर्स है या फिर आपके पास स्वीप है। तो अब ज्यादातर प्लेयर्स मैंने देखा है स्वीप की प्रैक्टिस बहुत करते हैं, क्योंकि वो स्वीप लगता है तो फिर वो बीच में चौका ही होता है, कि दो फील्डर लेग एम्पायर के पास दो फील्डर होते हैं, तीन नहीं खड़ा कर सकते, नो बॉल हो जाएगा, तो वही गैप अच्छा होता है। और कट पे आपको पता है ये दो इस तरह के शॉट, तो आप कह रहे हैं कि सरफराज इंपॉर्टेंट होंगे, वो ये खेलते हैं अच्छा। बिल्कुल, और माशाल्लाह उनको कट और स्वीप दोनों अच्छे हैं उनके, जो चाहिए हासिल है इन चीजों पे। देखें, प्लेयर वही है इसके दोनों पैर चलते हों। अगर आजकल की क्रिकेट में ज्यादातर वो फ्रंट फुट पे लोग आके सीधा मारने लग गए, जो कि बैकफुट बिल्कुल चलने खत्म हो गए नए प्लेयर्स के। जब तक वो देखें, इंजमाम की बात करती हैं, उनके दोनों पैर कैसे चलते थे। जितने आप बड़े बड़े प्लेयर देख लें दुनिया में, उनके फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों चलते थे। कराटे से कहें थोड़े से दोनों पैर चलाने स्किपिंग कर लें, हमारे जमाने में स्किपिंग काफी होती थी, काफी हुआ करती थी। नहीं भाई, जो लास्ट सीरीज खेले, अभी भट्टी साहब भी उसका हवाला देके गए थे कि अरुण रशीद साहब उस वक्त काफी टीमें उनकी जीती, लेकिन वो टीम उनकी हार गई जो अफगानिस्तान भेजी थी, उन्होंने यंगस्टर्स पर मुश्तमिल थी, तो अफगानिस्तान उससे पहले जीता नहीं था। तो अब जो वो सीरीज खेलेंगे, कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनके साथ होगा कि हम भी जीत सकते हैं पाकिस्तान से? उससे पहले वो जो लड़ रहे थे, इसीलिए लड़ रहे थे, जीत नहीं पा रहे थे। हो सकता है उनको, देखें हर बंदे के लिए जीत बहुत जरूरी होती है। उनकी टीम जीती है, दैट्स अ अचीवमेंट फॉर देम, उसको एज एडवांटेज वो लेके आएंगे। लेकिन सेम टाइम को प्रेशर भी होगा कि वो जो टीम वहाँ पे गई थी वो पाकिस्तान ए टीम नहीं थी, तो वो प्रेशर भी होगा कि यार हमने जिनसे जीता वो अभी अगेंस्ट में खेलेंगे, वो दो अलग अलग टीमें हैं। तो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जहाँ पे उनको पॉजिटिविटी दे रहा होगा, वहाँ पे उनको नेगेटिव प्रेशर भी पड़ रहा होगा। अच्छा सर, थोड़ा बैका के बारे में तो बताएं हमें, ये है क्या काम कर रही है, और पाकिस्तान में भी कुछ इस अमेरिकन बैतुल माल का कोई रोल है? जी बिल्कुल, बैका जो है वो बैतुल माल की इंडाउमेंट फॉर्म है, इंडाउमेंट वक्त को कहते हैं। तो बैतुल माल यूएसए एक इंटरनेशनल 501c3 ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है, ह्यूमैनिटेरियन काम करते हैं हम लोग। आप वाटर का पानी की ले लें, पानी कुएं बनाते हैं, ऑर्फन्स की कफ़ालत, यतीमों की कफ़ालत की जाती है। जहाँ पे इंटरनेशनल डिज़ास्टर्स आते हैं वहाँ पे जाके जो फर्स्ट एड दी जाती है, वहाँ से लेके लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी काम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है बैतुल माल यूएसए के स्कूल्स हैं, सिंध के अंदर आप पदीन में, जाती में, रांटा में, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जहाँ तक मैंने विज़िट किया हुआ है कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आती। तो हमारा सबसे पहला मिशन तो ये है कि हम वहाँ पे काम करना चाहते हैं जहाँ पे बाकी कोई जाता नहीं है। फ्लड में काम किया आपने? फ्लड में काम किया, मैं बल्कि खुद लास्ट ईयर फ्लड में मौजूद था, मैं थोड़ा सा उसमें स्टक भी हुआ। लेकिन आपकी जो ड्यूटी है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको देखना नहीं पड़ता, व्हेन यू हैव टू हेल्प, यू हैव टू हेल्प।
तो बाकी अल्लाह ताला की मदद सबके साथ होती है। हम ये दुआ रखते हैं, अपने आप को महफूज रखने की कोशिश पूरी की जाती है, अपने स्टाफ की पूरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन सामने जब आपके मुसीबत आ रही होती है आप लोगों को पहले अवेयर करते हैं। अब हमने उस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब फ्लड तो हर साल आता है, तो हमने एक फ़्लड अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम वहाँ उन इलाकों में जहाँ पे फ्लड से नुकसान ज़्यादा होता है वहाँ पे हम थोड़ा सा पहले इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू करवा देते हैं कि भाई फ्लड आने वाला है, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं बताते हैं, तो उसके मुताबिक काफ़ी लोगों की जो पहले डिज़ास्टर होता था, जो नुकसान पहुँचता था, वो थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब भी कोई डिज़ास्टर होता है आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करें नेक्स्ट ईयर में। आपने पाकिस्तानियों के लिए बहुत काम किया, क्रिकेटर्स जो वहाँ गए वो काम किया, हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स जो चैरिटी के लिए काम करते हैं, शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन है, आपने उनके भी डिनर्स वगैरह खासे अरेंज किए हैं। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के साथ हम यूएस में एज अ पार्टनर काम करते रहे हैं, एज अ फंड रेजिंग उनके लिए करके किया, हमारी अच्छी पार्टनरशिप भी रही। फिर यूनुस खान हैं, सरफराज अहमद हैं, जिनकी भी बात करें, रिसेंटली अप्रैल के महीने में वो मेरे साथ यूएसए में थे। तो फंड रेजिंग होती है पाकिस्तान के लिए। अभी रिसेंटली हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर हम पाकिस्तान का फर्स्ट आईसीयू न्यूरो ट्रामा सेंटर बना रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान का पहला। आज पाकिस्तान को बने इतना अरसा हो गया, आज तक नहीं है, आज तक न्यूरो आईसीयू ट्रामा सेंटर नहीं है। ये वो है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, बाइक से गिर गए, सर फट गया, तो आप कहाँ जाते हैं? तो पाकिस्तान के अंदर ट्रामा सेंटर के बजाय वो रेगुलर ऑपरेशन थिएटर में जाता है, उसकी सहूलत की जाती है। तो इंशाल्लाह दैट इज़ बैतुल माल का फर्स्ट इनिशिएटिव है। उससे पहले जो सिविल हॉस्पिटल में हमने वैसे भी कंट्रीब्यूशन की हुई हैं, पार्टनरशिप में काम किया है। PKLI जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जब कोरोना शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में सबसे पहला जो मेडिकल सप्लाई का कंटेनर भेजा गया था वो बैतुल माल ने भेजा था USA से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह की बहुत सारी जो हेल्थ के हवाले से हैं, पानी के हवाले से हैं, एजुकेशन के हवाले से हैं, और यतीमों की कफालत के हवाले से, इन सब प्रोग्राम्स के ऊपर हम बड़े इंटेंसिवली काम करते हैं और कंटिन्यूसली कर रहे हैं। सही भाई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत हमारे साथ बैठे हुए नईम भाई, और ख़ासकर अगर हम अपने यहाँ पे चैरिटिकल जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम वो देखते हैं, बहुत सारे लोगों का एतमाद में कमी भी होती है, लेकिन अमेरिका के बैतुल माल में किसी पाकिस्तानी का वहाँ पे एक अच्छी पोजीशन के साथ होना, मेरे ख्याल है ये एक हमारे लिए बड़ा एजाज़ है कि हम पे वहाँ पे इतना बिलीव भी है। बिल्कुल, और जो काम कर रहे हैं जिस तरह ये बता रहे हैं माशाल्लाह से, इनको तो हेड्स ऑफ, बड़ा उनकी तारीफ जितनी की जाए वो कम है। और हमारे लिए अगर जैसे कि अमूमन मैंने देखा बाइक्स पे गिरते हैं और बड़े एक्सीडेंट, बहुत लोग मरते भी हैं। अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज़ है कि आपका फ़ौरन ही वहाँ पे ट्रीटमेंट हो, तो हो सकता है हमारी कई जानें ऐसी हैं कि जो मरने से ही बच जाएं। जो आदमी का बचाना, उससे बड़ी और क्या हो सकता है। आप मैं अमेरिका में होते हैं, हुकूमत कौन सी आ रही है? अच्छा नहीं भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं वैसे ही आपसे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद, एंड विश यू अ वेरी गुड लक। आप जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उसी तरीके की आपने खिदमत अंजाम देनी है। थैंक यू वेरी मच सगीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, आइंदे हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। एंड गुड लक ग्रीन शर्ट्स, कम ऑन, अफगानिस्तान के खिलाफ देन एशिया कप अच्छा परफॉर्म करना है, और जिन लोगों की जिम्मेदारी है टीम मुंतखब करना, मेरिट पर मुंतखब करें, क्योंकि पूरी कौम का दिल इस वक्त हर जानिब लगा हुआ है, एशिया कप, वर्ल्ड कप, एशिया कप, वर्ल्ड कप। तो फिर हम सब की नजरें होंगी हर चीज़ के ऊपर। नजीम राजपूत आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेगा। टिल देन, अल्लाह निगहबान।